साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की जो एनसीईआरटी बुक्स आधारित जो अपनी प्रश्नोत्तरी चल रही है, उसमें आज का अपना टॉपिक है अभिप्रेरणा। और आज के इस टॉपिक के अंतर्गत अपन टोटल 30 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर अपन शिक्षा मनोविज्ञान के साथ शैक्षिक परिदृश्य RT 2011-9 और तमाम जो शैक्षिक परिदृश्य के टॉपिक है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है वो उसको सोल्व करवा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको इनमें देखना है निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है। अभिप्रेरणा पर दबाव का प्रभाव पड़ता है। सेकंड ऑप्शन है, संतुलित दबाव लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। संतुलित दबाव प्रेरक का कार्य करता है। और यहाँ पे दबाव प्रेरक की भूमिका नहीं निभाता है। तो इसके अंतर्गत सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन वापस देख लीजिए। अभिप्रेरणा पर दबाव का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही कथन है। हम किसी कार्य को करना कब स्टार्ट करते हैं? वैसे अपन जनरली करते हैं हर कार्य, जैसे एग्जाम के दिनों में अपन स्टडी करते हैं, लेकिन एक दबाव का जो इफेक्ट होता है वो अलग होता है। अगर संतुलित दबाव हो तो वो हमारे लिए सहायक होता है। और अगर असंतुलित दबाव, बहुत ज़्यादा दबाव हो तो वो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिट में नहीं होती है। फिर यहाँ पे संतुलित दबाव प्रेरक का कार्य करता है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है, तो ये भी सही है। आपको पूछा गया इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे ये कथन गलत है। दबाव प्रेरक की भूमिका नहीं निभाता, तो ये कथन गलत है। दबाव जो होता है व्यक्ति के लिए प्रेरक का कार्य करता है अगर वो संतुलित हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, चिंतन, प्रेरणा, अभिवृत्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणा। प्रेरणा क्या है? किसी कार्य को आरंभ करने की, जारी रखने एवं उसको नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के अनुसार वह अवस्था जहां व्यक्ति अपनी सभी योग्यताओं और अंतः क्षमताओं से पूर्णतः अवगत हो जाता है, तो वह कौन सी अपन कह सकते अवस्था है? उसने 5 अवस्थाओं की बात की थी उसने, या जो 5 आवश्यकताओं को उसने क्रम प्रदर्शित किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, आत्मसिद्धि संबंधी आवश्यकता और आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता। यहाँ पे देखिए, अपनी सभी योग्यताओं और अंतः क्षमताओं से पूर्णतः अवगत हो जाता है, तो वो स्थिति कहलाती है आत्मसिद्धि की। यानी मैस्लो ने जो 5 आवश्यकताओं का क्रम बताया था उसमें सबसे जो उच्च आवश्यकता है, सबसे अंतिम जो आवश्यकता वो होती है आत्मसिद्धि आवश्यकता। यानी जब व्यक्ति आत्मसिद्धि संबंधी आवश्यकताओं पर पहुंच जाता है तो उससे पहले वो व्यक्ति अपनी जो शारीरिक सुरक्षा संबंधी, प्रेम स्नेह, उन सभी आवश्यकताओं से वो कहीं ना कहीं मुक्त हो जाता है। और यहाँ पर अपन कह सकते हैं वो अपनी अंतः क्षमताओं को पूर्णतः विकसित करने की ओर अग्रसर हो जाता है। यहाँ पर या अपन यूँ कहें कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है, यहाँ पर आकर व्यक्ति अपनी अंतः क्षमताओं का पूर्णतः विकास कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के संबंध में गलत कथन है। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा परिणाम को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा की प्रकृति स्थायी होती है। और फिर अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को नया जीवन देती है। तो इसमें आपको देखना गलत कथन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, अभिप्रेरणा सीखने की क्रिया को प्रभावित करती है, सही है। अभिप्रेरणा परिणाम को प्रभावित करती है। अगर एक व्यक्ति प्रेरित होकर कार्य करता है तो उसका परिणाम अलग होता है, और एक बिना प्रेरणा के कार्य करता है तो उसका परिणाम उसको अलग देखना। तो ये भी कथन सही है। प्रेरणा की प्रकृति स्थायी है, तो यह कथन गलत है। प्रेरणा की जो प्रकृति होती है अस्थायी होती है, ठीक है। वो कुछ समय के लिए व्यक्ति के अपन कह सकते हैं ये एक तरीके का नशा है। मोटिवेशन क्या है? जो उसकी प्रकृति नशे से तुलना की गई है, तो वो कुछ समय के लिए ही रहता है, तो इसकी प्रकृति स्थायी नहीं होती है। और अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को नया जीवन देती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमसन के अनुसार खेलना, हंसना एवं सुख प्राप्त करना किस प्रेरक के उदाहरण है? अब सबको पता होना चाहिए कि जो थॉमसन है उन्होंने 2 प्रकार के प्रेरकों को 2 भागों में विभाजित किया था, एक तो प्राकृतिक, एक दूसरा कृत्रिम। तो यहाँ पे जो खेलना है, हंसना है और सुख प्राप्त करना, ये किसके अंतर्गत? ऑप्शन जन्मजात, अर्जित, कृत्रिम और प्राकृतिक। आपको पता है कि जन्मजात और अर्जित तो थॉमसन का वर्गीकरण ही नहीं है, पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन को आप इस तरीके से करोगे तो निश्चित रूप से आप जो नेगेटिव ऑप्शन है उनको आप अलग निकाल दोगे। तो आपके सामने फिर 2 ऑप्शन बचते हैं, कृत्रिम और
प्राकृतिक। तो खेलना हंसना एक बालक का स्वाभाविक गुण होता है, वो सीखता नहीं है। बालक खेलने प्रारंभ से ही वो लग जाता है, कब? जब वो अपने जो अपन कह सकते उसके जो गामक जो अपन कह सकते कौशल होते हैं, या अपन कह सकते जब वो उस कार्य के लिए परिपक्व होता है तो वो स्वाभाविक रूप से खेलने लग जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता से उत्पन्न होने से व्यक्ति में क्रियाशीलता बढ़ती है। आवश्यकता जब उत्पन्न होती है, कब होती है? जब व्यक्ति के शरीर में या व्यक्ति को किसी वस्तु की कमी महसूस होती है तो व्यक्ति को आवश्यकता महसूस होती है, और उस आवश्यकता से उत्पन्न होने से व्यक्ति में संबंधित क्रियाशीलता बढ़ती है, जिसको मनोविज्ञान में अपन क्या कहते हैं? चालकता, प्रोत्साहन, उद्दीपक और मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा चालक, जिसको अपन कहते हैं ड्राइव। इसको अपन अंतर्नोद भी कहते हैं, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। प्राणी के विभिन्न व्यवहार को संचालित, निर्देशित एवं संगठित करने वाली जो मुख्य शक्ति वो क्या कहलाती है? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता और विकास। तो प्राणी की देखिए होता क्या है कि जब अभी तो आपका जो टॉपिक चल रहा है केवल अभिप्रेरणा का, तो आप अंदाज लगा लेते हैं कि इसमें अभिप्रेरणा होगा, लेकिन चीज़ें आपको समझना जरूरी है। प्राणी के व्यवहार को संचालित करने वाला, उसको निर्देशित, संगठित करने वाली जो मुख्य शक्ति क्या कहलाती है? अगर टोटल क्वेश्चन में से अगर ये चीज़ आती है तो आप सोचने को विवश होते हैं कि वास्तव में इसमें अभिक्षमता होगा, अधिगम होगा या क्या होगा। तो ध्यान रखिए, व्यवहार को परिभाषा भी दे रखी है, तो ये परिभाषा किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा से संबंधित है। व्यवहार को संचालित, निर्देशित एवं संगठित करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए कि मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कौन सा इनमें से? आपके सामने ऑप्शन है भूख एवं प्यास, भय एवं क्रोध, पुरस्कार और द उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? आपको पूछा क्या गया है? मनोवैज्ञानिक प्रेरक। आपको पता होना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक प्रेरक कौन से हैं, मनोशारीरिक प्रेरक कौन से हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक प्रेरक ये तो जो है वो मनोशारीरिक प्रेरक के अंतर्गत आ जाता है, जबकि ये जो भूख एवं भय एवं क्रोध ये मनोवैज्ञानिक प्रेरकों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही जो आंसर है वो है भय एवं क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है, वे कौन से प्रेरक कहलाते हैं? स्वाभाविक प्रेरक, सामाजिक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक और अर्जित प्रेरक। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? उनको अपन कहेंगे स्वाभाविक प्रेरक। तो स्वाभाविक प्रेरक जो होते हैं व्यक्ति जन्म के साथ, या जैसे भूख, प्यास, काम, नींद, ये जो प्रेरक व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से जन्म से ही होते हैं। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक प्रेरक क्या ये जन्म से नहीं होते हैं? जैसे अपन कहते हैं क्रोध, भय, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आप सबने पढ़ा है कि बालक में जन्म के समय उसमें कोई संवेग नहीं होता है, ठीक है, वो वातावरण में आकर धीरे धीरे विकसित होते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर दोस्तों आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, प्राथमिक अभिप्रेरक है भोजन, क्रोध, युयुत्सा और पुरस्कार। आपको ये भी पता होना जरूरी है कि प्राथमिक पुनर्बलक या जो विप्रेरक है वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भोजन। एक तो होते प्राथमिक एक, और दूसरे होते द्वितीयक। जो पुरस्कार वगैरह है ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सेकेंडरी के अंतर्गत आते हैं। ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो प्राथमिक अभिप्रेरक के बारे में पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के संबंध में आपको देखना है इसमें से कौन सा सही कथन नहीं है। अभिप्रेरणा की क्या ये विशेषता? लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया सही है, यह अधिगम में सहायक है, उत्प्रेरित क्रिया को सतत बनाए रखती है, और अभिप्रेरक प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगत होता है। आपको देखना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। लक्ष्य निर्देशित जो प्रक्रिया होती है सही है, क्योंकि व्यक्ति जब प्रेरित हो जाता है तो वह विशिष्ट उद्दीपक के प्रति ही प्रतिक्रिया करता है। यह उद्दीपक अधिगम में सहायक है, बिल्कुल सही है। उत्प्रेरित क्रिया को सतत बनाए रखती है, यानी हम जिस चीज़ के प्रति प्रेरित है हम निश्चित रूप से उस दिशा में प्रभावित होते हैं, उत्साहित होते हैं या उत्सुक होते हैं। फिर है अभिप्रेरक प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगत होता है,
तो ये अभिप्रेरक कोई भी देख लीजिए, अपन देख सकते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगत नहीं होता है। अभिप्रेरक की बात करें, जैसे मैं बात करूँ, जैसे भूख है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखी जा सकती है। प्यास है, काम है, नींद है, तो ये जो प्रेरक है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखे जा सकते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अभिप्रेरक वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। अभिप्रेरक वास्तव में है क्या? केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि क्या है, एक मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो व्यक्ति को क्या करती हैं? कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब संबंधित व्यक्ति में आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता से संबंधित उसमें एक विशेष चालक उत्पन्न होगा, और उस विशेष चालक का संबंध एक विशेष उद्दीपक से होता है, और वो उद्दीपक क्या करता है? व्यक्ति को एक कार्य करने के लिए उस दिशा में प्रेरित करता है। तो ये परिभाषा किसकी है? मैकडूगल की, गुड की, वुडवर्थ और जो गिलफोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये परिभाषा किसकी है? मैकडूगल। ये परिभाषा किसकी है? मैकडूगल की है। ये परिभाषा महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए। किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरकों को प्राकृतिक एवं कृत्रिम अभिप्रेरक के रूप में वर्गीकृत किया? मैस्लो, थॉमसन, गैरेट, मैकडूगल। तो बताइए परिभाषा किसकी है? अभिप्रेरकों को प्राकृतिक एवं कृत्रिम अभिप्रेरकों के रूप में किसने वर्गीकृत किया? इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के अनुसार रुचि कौन सा प्रेरक है? मैस्लो के अनुसार रुचि कौन सा प्रेरक है? जन्मजात, प्राकृतिक, कृत्रिम, व्यक्तिगत। ये क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना है। देखते क्या होता है। मैस्लो के अनुसार रुचि कौन सा प्रेरक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है द व्यक्तिगत प्रेरक। आपको पता होना जरूरी है कि मैस्लो जो है, उन्होंने जो अभिप्रेरकों का जो वर्गीकरण किया था वो किस रूप में किया था? दो रूपों में किया था, एक तो जन्मजात और एक अर्जित। किस रूपों में? जन्मजात एवं अर्जित। फिर उन्होंने, मैस्लो ने इनको फिर दो भागों में बांटा था, ठीक है। एक तो कौन सा है? सामाजिक, और दूसरा व्यक्तिगत। तो इसके अंतर्गत, जन्मजात के अंतर्गत कौन कौन से प्रेरक आते हैं आप सबको पता है? भूख, प्यास, काम, नींद, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अर्जित के अंतर्गत क्या है? जैसे अपन कह सकते हैं सामाजिकता, प्रतिष्ठा, अपन कह सकते हैं पुरस्कार, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे रुचि जो है, आदत है, ये क्या है? कौन से प्रेरकों के अंतर्गत आते हैं? ये व्यक्तिगत प्रेरकों के अंतर्गत आते हैं। दो प्रेरकों के रूप में उन्होंने वर्गीकृत किया था, जन्मजात एवं अर्जित, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत फिर उन्होंने दो भागों में बांटा था, बहुत कम को ये शायद ध्यान हो। एक तो सामाजिक प्रेरक और व्यक्तिगत अभिप्रेरक। तो यहाँ पे रुचि जो होता है वो कौन से प्रेरक के अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत प्रेरक के अंतर्गत। जबकि मैंने देखी यहाँ पे कोई अर्जित का ऑप्शन भी नहीं लिख रखा है, तो यहाँ पे सीधी सी बात क्या है? जन्मजात के अंतर्गत तो है नहीं, फिर आपके सामने ऑप्शन बचता है किसका? व्यक्तिगत प्रेरक का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा के आंतरिक स्रोत है आवश्यकताएं, अंतर्नोद, मूल प्रवृत्तियां, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है, आपको आंतरिक स्रोतों के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी ये सभी जो है आंतरिक स्रोत है, आवश्यकताएं, व्यक्ति का जो अंतर्नोद जो होता है जिसको अपन चालक कहते हैं, मूल प्रवृत्तियां, ये सब व्यक्ति के आंतरिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिए इनका भी। पुरस्कार एवं दंड क्या है? प्राथमिक प्रेरक, द्वितीयक प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, उपरोक्त सभी। पुरस्कार एवं दंड। तो प्राथमिक प्रेरक कौन से होते हैं? द्वितीयक प्रेरक कौन से होते हैं? तो प्राथमिक प्रेरक के अंतर्गत भूख, प्यास, ये सब चीज़ें आ गई। जो द्वितीयक प्रेरक आते हैं इसके अंतर्गत पुरस्कार, प्रशंसा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। भोजन, ये सब प्राथमिक के अंतर्गत है। जबकि भोजन की बात जो मैंने की यहाँ पे प्राथमिक प्रेरक के अंतर्गत की है। भोजन, पानी, ये सब द्वितीयक प्रेरक के अंतर्गत पुरस्कार एवं दंड आते हैं। प्राकृतिक और ये तो अपन कह सकते हैं लगभग सेम है इनमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर वो है द्वितीयक प्रेरक ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का अधिगम पर पड़ने वाला प्रभाव है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभिप्रेरणा का अधिगम पर पड़ने वाला प्रभाव है, यह व्यवहार को क्रियाशील बनाती है। अभिप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति विशेष उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है। स अभिप्रेरणा ध्यान केंद्रित करने में सहायक है। और द उपरोक्त सभी। अधिगम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? व्यवहार को क्रियाशील बनाती है,
विशेष उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है, इसके द्वारा ध्यान केंद्रित करने में सहायक है, और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। क्योंकि देखिए, व्यक्ति व्यवहार करने के लिए क्रियाशील कब होता है? जब वो प्रेरित होता है। और व्यक्ति विशेष उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है कब? जब वह उससे संबंधित वह अभिप्रेरित होता है। और व्यक्ति जब अभिप्रेरित होता है तो उसमें एक आवश्यकता अपन कह सकते हैं और विशेष चालक उत्पन्न होता है। और वो जो चालक होता है, उस चालक के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बात है वो होती है कि उस व्यक्ति में एक समय में कई चालक उसमें होते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत वर्तमान में कौन सा चालक सबसे उसका उद्वेलन ज़्यादा है या जिसका उफान सबसे ज़्यादा, उसी के प्रति उसका ध्यान केंद्रित होता है। तो इस आधार पर इसका हो जाएगा द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बालक की नहीं है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बालक की ये विशेषता कौन सी नहीं है? इसके द्वारा बालक हमेशा सफल होते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को करना पसंद करते हैं, इसके द्वारा बालक उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करता है, और इससे किसी कार्य को करने में आनंद आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंतरिक रूप से प्रेरित बालक की कौन सी विशेषता नहीं है, बताइए। तो इसमें जो गलत कथन है प्रेरणा के संबंध में, तो वो है इसके अंतर्गत है। बाकी देखिए, अभी मैं बात करूंगा। पहला ऑप्शन गलत क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि इसके द्वारा बालक हमेशा सफल होते हैं। ये कथन अभिप्रेरणा के संबंध में सही नहीं है। बाकी देखिए, चुनौती भरे कार्यों को करना पसंद करता है, अगर व्यक्ति प्रेरित होता है तो आंतरिक रूप से प्रेरित की बात की गई है। इसके द्वारा बालक उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करता है। जब आंतरिक रूप से व्यक्ति प्रेरित होता है तो उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। फिर इससे किसी कार्य को करने में आनंद आता है। जब व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रेरित होता है तो उस कार्य को करने में उसको आनंद आता है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे ये जो कथन इसके द्वारा बालक हमेशा सफल होता है, ये कथन गलत है। जब व्यक्ति प्रेरित होता है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा सफल ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। आपको ये पूछा गया, अधिगम को प्रभावित करने वाला इनमें से कौन सा कारक है? अभिप्रेरणा, रुचि, अभिक्षमता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने को प्रभावित कौन कौन सी चीज़ें करती हैं? उपरोक्त सभी। अभिप्रेरणा है, ये भी सीखने को प्रभावित करता है। रुचि भी सीखने को प्रभावित करती है। अभिक्षमता भी व्यक्ति के सीखने को प्रभावित करता है। तो इस आधार पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? प्रेरणा है, आवश्यकता है, अंतर्नोद है, या प्रोत्साहन है? अगर ये इसमें 30 क्वेश्चन में से अगर आप 28 क्वेश्चन लेकर आते हैं तो मैं समझता हूँ आपका पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर है। और अगर नहीं भी जो आपकी मिस्टेक हुई तो वो आपकी यहीं पे क्लियर हो गई। दोबारा आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को आप एक बार दोबारा देख लेना। और टेलीग्राम पे लगभग में 1-2 दिन में जो मनोविज्ञान के जो सभी क्वेश्चन हैं उनकी भी मैं PDF अवेलेबल करवा दूंगा, और शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? भूख जो है वो एक अंतर्नोद है, चालक है। भोजन जो होती है वो आवश्यकता होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको पूछा है भूख के बारे में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्नोद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की ड्राइव डिडक्शन थ्योरी किसने दी? कुर्ट लेविन ने, हल ने, गुथरी ने, और कार्ल रोजर्स ने। प्रयोगशाला सहायक जो है उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ड्राइव रिडक्शन जो थ्योरी है किसने दी अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में? कुर्ट लेविन, हल, गुथरी एवं कार्ल रोजर्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है क्लार्क हल। इसका अर्थ आपको समझना होता, हो सकता है कई बार अपन को नया शब्द मिले देखने को, लेकिन हमको थोड़ा सा धैर्य रखना है, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। ड्राइव का मतलब चालक होता है, रिडक्शन न्यून। तो चालक न्यून सिद्धांत किसने दिया? आप सबको पता होगा शायद। चालक न्यून जो सिद्धांत है वो दिया था किसने? क्लार्क हल ने। उसका कहना क्या था कि व्यक्ति अभिप्रेरणा के बारे में उन्होंने सिद्धांत है कि व्यक्ति कोई कार्य क्यों करता है। तो हल ने कहा था कि व्यक्ति अपनी जो संबंधित जो चालकता है किसी भी उद्दीपक से, उस चालकता के स्तर को कम करने के लिए, ड्राइव जो है उसको रिडक्शन यानी उसके चालक को न्यून करने के लिए व्यक्ति कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब। चैनल पे नए तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लास्ट तक जरूर देखें इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो अभिप्रेरणा आपस में मेल नहीं खाती तो परिणाम होता है। अभी रीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था लगभग, हालांकि ये क्वेश्चन तो नहीं था,
उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन था थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन उसका जो सही आंसर क्या था वो मैं अभी बात करूंगा। जब दो अभिप्रेरणा आपस में मेल नहीं खाती तो परिणाम क्या होता है? कुंठा, समायोजन, तनाव और द्वंद्व। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व। जब व्यक्ति के सामने दो उद्दीपक होते हैं और उन दोनों उद्दीपकों के संबंध में वो जब सही निर्णय नहीं ले पाता है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में व्यक्ति क्या है? द्वंद्व, यानी एक द्वंद्व की स्थिति बनती है। आपने पढ़े भी होंगे उपागम उपागम द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व। तो जब दो अभिप्रेरणाओं में अपन कह सकते हैं वो मेल नहीं खाती तो वो स्थिति क्या कहलाती है? द्वंद्व की स्थिति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखिए तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिस्पर्धा पैदा करना, बालकों को अपने कार्य में सफल होने के लिए अवसर प्रदान करना और संवेगात्मक बुद्धि को विकसित करना। इसमें से कौन सा कार्य शिक्षक को नहीं करना चाहिए? बताइए, इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ब ऑप्शन इसके अंतर्गत हो जाएगा। प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिस्पर्धा पैदा करना, यह शिक्षक को नहीं करना। प्रलोभन जो है एक नेगेटिव वर्ड की श्रेणी में आता है। बाकी कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए, शिक्षक को सफल बनाने को उसको अवसर प्रदान करना चाहिए। और संवेगात्मक बुद्धि, जिसको अपन क्या कहते हैं? ईक्यू। किसी भी व्यक्ति के जीवन में खुशहाल और सफल होने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो आईक्यू का नहीं बल्कि किसका होता है? ईक्यू का होता है। तो शिक्षक को उसकी ईक्यू को डेवलप करना चाहिए ताकि वह अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को गाइड कर सके, स्वयं को मोटिवेट कर सके, दूसरे लोगों की भावनाएं समझ सके, अपने भावनाओं को समझ सके और अपन कह सकते हैं एक संतुलन बना सके। तो वो किसके द्वारा? ईक्यू के द्वारा। तो इसमें ब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं उसमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये परिभाषा किसने दी? स्टीफेंस, मैकडूगल, गुड एवं वुडवर्थ। शानदार जो क्वेश्चन है उनका जो कलेक्शन है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ये परिभाषा किसकी है? महत्वपूर्ण एग्जाम में आने वाली परिभाषा है कि शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं उनमें प्रेरणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ये परिभाषा किसकी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टीफेंस। इस परिभाषा किसकी है? स्टीफेंस की परिभाषा, याद रखिए इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण क्या है? आक्रामकता, उत्सुकता, उदासीनता, असंवेदनशीलता। इसका सही आंसर क्या होगा? अभिप्रेरणा के संबंधित व्यवहार का लक्षण क्या होता है? जब व्यक्ति कोई अभिप्रेरित होता है तो उसके व्यवहार में आपको क्या देखने को मिलता है? आक्रामकता, उदासीनता, उत्सुकता और असंवेदनशीलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सुकता। अपने दोस्तों तक भी आप इसको जरूर शेयर करें। जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता प्रायः ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं, स्वतंत्रता को हतोत्साहित करते हैं, बच्चों के व्यवहार को बिना शर्त स्वीकार करते हैं। उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन पूछा गया आपको उपलब्धि अभिप्रेरणा, जो मैक्लीलैंड एवं एटकिंसन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा आपको समझना जरूरी है कि वास्तव में उपलब्धि अभिप्रेरणा होती क्या है। कि उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है कि अपन कह सकते हैं एक व्यक्ति जिस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है कि वो उसकी आकांक्षा किस स्तर की है। जनरली ये जो चीज़ है व्यक्ति किस स्तर का सोचता है, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इसके अंतर्गत कि उसके माता पिता उसके लिए किस प्रकार के मानदंड स्थापित करते हैं। यानी जब माता पिता उसको शुरू से ही शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण बनाते हैं कि तेरे को आईएएस बनना है, ठीक है, तो निश्चित रूप से वो अपना माइंड डेवलप करता है, वो बड़ा सोचता है, तो धीरे धीरे सोचता है, अपने आप को पहचानता है और धीरे धीरे उसके जो है उपलब्धि अभिप्रेरणा है तो वैसे वैसे व्यक्ति क्या होता है? मोटिवेट होता है और उसका माइंड भी डेवलप होता है। तो ये चीज़ें कहाँ से होती है? जब अच्छे घर के जो सदस्य परिवार है उनको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होता है और वो बालक को स्वयं को जानते हुए, ठीक है, उसके सामने बड़े टारगेट तय करते हैं। टारगेट बड़े होने का ऐसा मतलब ये नहीं कि वो उन तक पहुँच ही ना सके, जहाँ तक वो पहुँच सके वैसे छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का बाह्य स्वरूप नहीं है। प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार और आवश्यकता। बाह्य स्वरूप नहीं है तो प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार ये बाह्य स्वरूप है, ठीक है, जबकि आवश्यकता आंतरिक स्वरूप के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक बालक अपने माता पिता को खुश करने के लिए रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता है, वह प्रेरित है। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण। एक बालक अपने माता पिता को खुश करने के लिए वह रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता है, वह प्रेरित है आंतरिक प्रेरणा से, वह प्रेरित है आंतरिक प्रेरणा से, बाह्य प्रेरणा, प्राथमिक प्रेरक और मनोवैज्ञानिक प्रेरक से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य प्रेरणा। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो शब्द है, आंतरिक प्रेरणा कहाँ होती है? जब व्यक्ति स्वयं को खुश करने के लिए पढ़ता है। यहाँ पे देखिए किन को खुश करने के लिए वो पढ़ रहा है? अपने माता पिता को खुश करने के लिए वो पढ़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी प्रेरणा हो जाएगी? बाह्य प्रेरणा। ठीक है, आपको कोई इसमें डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें किसी प्रकार की। तो इसका जो सही आंसर वो हो गया बाह्य प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है निम्न में से प्राकृतिक प्रेरक है, इनमें से आपको देखना प्राकृतिक प्रेरक कौन सा है? दिवास्वपन, भग्नाशा, काम और पुरस्कार। प्राकृतिक प्रेरक के बारे में आपको पूछा है जो व्यक्ति में जन्म से होता है, दिवास्वपन, भग्नाशा, पुरस्कार और काम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना जो अंतिम क्वेश्चन है, वे प्रेरक जो लोगों के संपर्क में आने से विकसित होते हैं। ऐसे कौन से प्रेरक होते हैं जो लोगों के संपर्क में आने से विकसित होते हैं? जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक और प्रोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक प्रेरक। तो ये थे दोस्तों आज के अपने महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित। और कल अपना जो टॉपिक रहेगा देखेंगे, इसमें विकास वाला टॉपिक ले या विशिष्ट बालक वाला टॉपिक ले। तो जो भी आप चैनल पर नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपके सामने जो अब समय है रीडमेंस में, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। आप टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है अभी से सॉल्व करते रहे। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे कि शिक्षा मनोविज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने एक लास्ट में सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओ। और किसी प्रकार का डिप्रेशन इसमें ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अपना कर्म है मेहनत करना और उसमें कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद।